नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे आंसर फॉर्मेटिंग को लेकर। आंसर फॉर्मेटिंग मतलब जो आपका मुख्य परीक्षा का क्या होता है, उत्तर प्रारूप होता है। अभी कुछ दिनों में पहले मैंने बात की थी मेंस की स्ट्रैटेजी को लेकर कि मुख्य परीक्षा की जब आप तैयारी करते हैं तो आप डेली 1 से 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करें, यानी फुल आंसर लिखें और अपना टारगेट बनाएं कि 10 से 12 जो क्वेश्चन या टॉपिक हैं आपके, उनकी आप फॉर्मेटिंग करते चलें पर डे बेसिस पे। चाहे आप 23 का मेंस दे रहे हो या 24 का मेंस देने वाले हो, मेंस की तैयारी के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस, यानी और दूसरा जो भी आपका क्वेश्चन है या टॉपिक है आप उसकी फ्रेमिंग करना सीख जाएं, क्योंकि इस फ्रेमिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको उन 3 घंटों में देखने को मिलता है जब आप मेंस लिख रहे होते हो। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आंसर राइटिंग में जो फॉर्मेटिंग है वो कैसे करें और क्यों ज़रूरी है फॉर्मेटिंग। ठीक है ना? तो देखिए, फॉर्मेटिंग का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब सपोज करो कि आपको अपना एक घर बनवाना है ना? और ये कोई आपका प्लॉट है, आपको इसमें क्या कराना है, अपना एक 3 BHK 4 BHK का एक अपना घर बनवाना है। तो इसका जो इनिशियली जो स्टेज है, यानी जो पहला चरण होता है, जो फर्स्ट फेज आपका होता है, वो ये नहीं होता है कि आप यहाँ पर ठेकेदार को या जो भी मिस्त्री हैं उनको बोल दो कि भाई 4 BHK मुझे मकान चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, आप बनाकर मुझे दीजिए। देखिए, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेज होता है, वो होता है कि आप इसका क्या करेंगे, एक नक्शा बनवाएंगे। इसका क्या बनेगा, एक नक्शा बनेगा। उस नक्शे के आधार पर वो ठेकेदार या मिस्त्री क्या करेगा, आपके इस प्लॉट को क्या कर देंगे, एक सुंदर बेहतरीन घर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी बना के तैयार कर देंगे, है ना? तो सबसे पहला क्या हुआ, नक्शा। तो एक ये रोड मैप होता है, एक नक्शा होता है किसी भी चीज के लिए। ऐसा ही कुछ आपका आंसर फॉर्मेटिंग के लिए होता है कि जब आप उत्तर लिखने वाले होते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कि स्ट्रक्चर चाहिए, कि आपको क्वेश्चन को लिखने से पहले शुरुआत में उसका प्रस्तावना या परिचय देना है। उसमें किन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई या किसके बारे में पूछा गया है ना? उसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो होता है, एक आपका प्रारूप होता है, ये एक रोड मैप होता है। उसके बाद आप अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आपके पास, जब आप मेंस लिख रहे होते हैं, तो जब आपको पेपर मिलता है ना, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने उसका जो थीम है क्वेश्चन का वो समझ लिया कि मुझे इसमें क्या बताना है या एग्जामिनर ने इसमें क्या पूछा है। तो आपने उसको फटाफट, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपने जो भी आपके पॉइंट आपको लगता है कि मुझे ये पॉइंट इसमें लिखने चाहिए, आपने पॉइंट आउट किए और अपना आंसर लिखना शुरू कर दिया। अगर आप ये काम करते हैं, आपने उसका प्रारूप बना लिया है, तो आपको क्या होगा कि ये जो टाइम है जब से आपने शुरू किया लिखना, यानी सपोज करो आपने प्रस्तावना या परिचय लिखा है और उसके बाद लास्ट है आपका इसका निष्कर्ष। अगर आपने फ्रेमिंग की है तो आपका पेन प्रस्तावना से लेकर निष्कर्ष तक रुकेगा नहीं, आप कंटिन्यूस आंसर को कंप्लीट कर दोगे। क्यों? आपके पास एक रोड मैप है, आपको पता है कि मुझे कहाँ पर किस पॉइंट को यूज करना है, किस चीजों को मुझे यहाँ पर डालना है ना? तो इससे क्या है कि क्रमबद्धता आपके आंसर में हमेशा रहेगी और गलती की संभावना यहाँ पर कम रहती है। कि कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपने उत्तर लिखना शुरू किया, अब सपोज करो कोई पॉइंट आपको पहले याद आएगा तो आपने पहले लिख दिया, फिर आपको लगा नहीं ये मुझे ऊपर डालना चाहिए था या ये चीज़ छूट गई जो बतानी थी। तो उससे क्या है कि कई बार आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उसका इफेक्ट आपके हो सकता है कि इस क्वेश्चन पर ना पड़े, आने वाले क्वेश्चन पर उसका इफेक्ट पड़े। तो इसलिए फॉर्मेटिंग जरूरी है। और इस क्रम में आज सब एक क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो आपका यूपी पीसीएस 2019 का है, जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो ये जो प्रश्न क्या है, क्या भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है? इस संबंध में तार्किक उत्तर दीजिए। अब देखिए, यहां पर क्या है ना कि जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी है, जो मेन थीम है, जो आपसे जानना चाह रहा है, आपको वहां फोकस करना है और उसके हिसाब से आपको अपने इसको क्या करना है, फॉर्मेट करना है, ब्रेक करना है। तो यहां पर सबसे पहले पूछा गया कि क्या भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है? तो अब यहां सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा इसकी प्रस्तावना।
या इसका परिचय। किसका परिचय, किसके बारे में पूछा गया है, सुरक्षा परिषद, इसी की स्थायी सदस्यता की बात की जा रही है ना। तो यहां क्या हो गया, हम बताना है सुरक्षा परिषद। इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में आप, इसके विषय में आप यहां बताएंगे कि क्या है ना, कि यूएन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसका गठन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था। और इसके जो उद्देश्य हैं, जो इसका मोटिव है, जिस उद्देश्य से बनाया गया था, वो आप बताएंगे सेकंड पॉइंट की उसका उद्देश्य क्या है। तो ये सब आपके क्या है, ये पॉइंट है आपके, ये फ्रेमिंग हो रही है आपकी कि प्रस्तावना हो गया सुरक्षा, इस प्रस्तावना में क्या क्या बताना है आपको कि ये सुरक्षा परिषद क्या है, उद्देश्य क्या है इसके, है ना। और जो सुधार है, ये जो बात की जा रही है स्थायी सदस्यता की, तो यहां पर आप बताएंगे कि किस, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और कौन कौन से हैं, और कब से 5 स्थायी हैं, तो हमने बता दिया 1945 में जब इस्टेब्लिश हुआ था तब से इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। तो इसमें क्या कि सुधार की मांग की जा रही है। तो ये 3 पॉइंट आपके कहाँ आ गए, ये इंट्रोडक्शन में आ गए, है ना। अच्छा, यहां पर वर्ड लिमिट क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछा था वो था 250 वर्ड्स में। ठीक, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब जो दूसरा पार्ट आएगा तब आपसे पूछा गया सेकंड पार्ट में, जो इसका मेन बॉडी है वो है कि इसका जो तार्किक उत्तर है कि भारत की जो स्थायी दावेदारी है, सदस्यता की दावेदारी है, उसका तार्किक आधार पर आप क्या करें, विश्लेषण करें, यानी उसके पक्ष में पक्ष और विपक्ष, आपको इसके आधार पर क्या करना है, इसका निष्कर्ष देना है ना। तो ये आपसे पूछा गया है। तो उसके बाद आते हैं इसका जो मेन बॉडी है, क्या है, जो इसका मुख्य भाग है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके पक्ष में, है ना, कि जो दावेदारी भारत की दावेदारी के संदर्भ में पक्ष में तर्क। अब जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं कि आप इसके फेवर में जो फैक्ट या जो पॉइंट आप बता सकते हो, वो पॉइंट आपको यहां बताने हैं तर्क में। जैसे पहला पॉइंट आप इसमें ले सकते हो कि यूएन क्या है, यूएन एक लोकतांत्रिक संस्था है ना। और अब भारत के संदर्भ में क्या है कि भारत क्या है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आपको ये पॉइंट, ये आपका फ्रेमिंग का पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप क्या ले सकते हैं इसमें, कि जो भारत है, यानी हम यहां देख सकते हैं कि विकासशील देश, यानी यहां हो गया विकासशील देशों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है यहां पर। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। तो इसका प्रतिनिधित्व की अगर हम देखें तो सबसे मजबूत नेतृत्वकर्ता कौन है, वो है भारत, है ना। तो ये आप डील कर लेंगे यहां पर। तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं कि विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में कौन है, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप क्या ले सकते हैं इसमें, आप ले सकते हैं इसमें सैन्य शक्ति के आधार पर। सैन्य शक्ति के आधार पर कैसे, कि भारत क्या है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या ले सकते हैं आप इसमें, पांचवा पॉइंट ले सकते हैं कि जो वैश्विक शांति है, वैश्विक शांति की स्थापना में भारत क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अगर हम यहां मोटा मोटा देखें, लगभग
8,500 सैनिक, 8,500 या उससे अधिक सैनिक कहां लगे हुए हैं? जो यूएन के पीस कीपिंग मिशन होते हैं ना, जो शांति मिशन होते हैं, उनमें तैनात हैं। भारत के 8,000 से अधिक सैनिक पीस कीपिंग मिशन में तैनात हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये जितने पॉइंट हो गए आपने यह बता दिया कि जो मुख्य भाग में उसमें आ गया आपका पक्ष में तर्क। तो एक होगा यूएन में लोकतांत्रिक संस्था, यूएन क्या है? एक लोकतांत्रिक संस्था है, उस आधार पर। फिर विकासशील देशों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव एक नहीं है, कोई मजबूत देश नहीं है, तो उसके लिए भारत की बात की जाती है ना। तीसरा, विश्व उभरती हुई, जो वैश्विक स्तर पर उभरती हुई आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था है, उसमें भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस तरह से आप ये पॉइंट आउट इसको कर लें, है ना। उसके बाद हम बात करें कि अगर विपक्ष की बात की जाए, हम बात करें विपक्ष में तर्क क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हो सकता है, अगर हम यहां ले लें, जैसे कुछ अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं, जैसे एनपीटी हो गया, सीटीबीटी हो गया, है ना। इस टाइप की कुछ संधियां हैं जो परमाणु और प्रसार से संबंधित संधि हैं। क्या है? परमाणु और प्रसार से संबंधित संधियां हैं, उन पे क्या है? भारत इनका क्या है? सदस्य नहीं है। इनका सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें क्या है कि जो प्रावधान है इन संधियों के, जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के कारण भारत ने कभी भी इन पर हस्ताक्षर नहीं किए। जो दोषपूर्ण प्रावधान है उनके चलते भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो एक ये जाता है विपक्ष में तर्क कि इन संधियों का सदस्य नहीं है भारत, इसलिए उसकी दावेदारी मजबूत नहीं है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सैन्य शक्ति की। बात करें, जैसे हमने बात की परमाणु संपन्न देश है, लेकिन सैन्य शक्ति के आधार पर देखें तो विश्व समुदाय का मानना है कि भारत हिंद महासागर का जो रीजन है ना, इसके बाहर भारत की भूमिका सीमित है। कि भारत की जो सैन्य शक्ति है, उसकी जो मजबूती या दावेदारी है, वो हिंद महासागर क्षेत्र पर है। इससे बाहर क्या है कि उसकी भूमिका सीमित है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं इसमें, जैसे अगर हम आर्थिक ऊपर उधर बात की, हमने आर्थिक स्थिति की भारत की, तो यहां हम बात कर सकते हैं बजट को लेकर कि जो यूएन का बजट है उसमें भारत की जो साझेदारी है, भारत की जो साझेदारी कहेंगे या योगदान या उसका प्रतिशत, वो बहुत कम है ना। चौथा पॉइंट दे सकते हैं, कुछ सूचकांक या इंडेक्सेस के आधार पर, यानी सूचकांक या जो रैंकिंग होती है इनके आधार पर, जैसे हम देख सकते हैं एचडीआई, है ना। उसके बाद लैंगिक अंतराल सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय देख सकते हैं, और प्रेस की स्वतंत्रता, है ना। तो ये कुछ आधार जो बेसिस बनाए जाते हैं, जो इसके विपक्ष में तर्क के आधार पर हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है आपके 4 जो विपक्ष में है। अब जैसे हम बात करें कि इसके निष्कर्ष की, हम बात करें यहां पर इसके निष्कर्ष की, देखिए उपरोक्त जो विश्लेषण है उसके आधार पर क्या है कि जो उसकी प्रासंगिकता है सुरक्षा परिषद की, उसको बनाए रखना है। तो इसमें क्या होगा कि सुधार अपरिहार्य है और अनिवार्य है। और अगर सुधार अपरिहार्य है, अनिवार्य है, तो ऐसे उसमें भारत की भूमिका यहां पर बहुत अहम हो जाती है। और भारत की जो सदस्यता है, जो भारत की सदस्यता है, वो मतलब भारत इसमें क्या है, एक प्रबल दावेदार है।
और देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या करना है, हमें भारत का पक्ष लेके चलना है सकारात्मक रूप से। क्या करना है, सकारात्मक रूप से। इसमें कुछ और पॉइंट आपको लगते हैं कि जिस बेसिस पे हम मान सकते हैं कि भारत का जो पक्ष में तर्क है या विपक्ष में तर्क है, कुछ पॉइंट आपको ऐसे लग सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के सवालों में हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव लेके चलना है, भारत के फेवर में लेके चलना है। क्योंकि आप देखते आ रहे हो कि लंबे समय से भारत ने जितने भी अंतरराष्ट्रीय जितने भी मंच हैं या कोई भी समझौता संधि या किसी भी मंच पर भारत की उपस्थिति अगर रही है, तो भारत ने वहां पर क्या किया है, यूएन के इस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के समर्थन की वकालत की, यानी समर्थन की मांग की है। और अधिकतम देशों द्वारा भारत को इसके लिए समर्थन दिया गया है ना। तो ये कुछ बेसिस हैं जिनके आधार पर इसको कंक्लूड कर सकते हो। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, अगर आप देखें बीजेपी गवर्नमेंट या यूपीए गवर्नमेंट के समय पर भी ये सब चीजें फ्रंट पे रहती थी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है, तो वहां पर भारत का एक पक्ष ये होता था कि वो उन देशों के साथ में, जिन देशों की मौजूदगी उस मंच पे होती थी, तो भारत उन देशों के साथ में इस मुद्दे को लेकर वहां उस पर बातचीत होती थी। और बातचीत में क्या था कि वहां से समर्थन भारत को मिलता था। तो जब भी ये सुधार जैसे भी डिमांड की जा रही है, सुधार देखते हैं कब तक होता है, क्योंकि संस्था 1945 से ये स्टेबल हुई है, यानी गठन हुआ है 1945 पे। और तब से इसमें स्थायी सदस्य को लेकर अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। और चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसका क्या था, गठन किया गया था, कि उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें और आज में बहुत अंतर है। तो वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये इस टाइप के कुछ कुछ पॉइंट हैं जिनको आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। इससे क्या है कि आपका आंसर और एनहेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपसे पॉइंट की बात की, तो ये सब पॉइंट हैं जिनको आपको नोट डाउन करके अपना आंसर बेहतर तरीके से लिखना है और इन्हीं पॉइंट्स को आपको डील करना है ना। तो ये प्रारूप है। अब इसी प्रारूप को क्या करना है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट का, आप उस टॉपिक को इसके आधार पर क्या करना है, उसको डिवाइड कर लें और डिवाइड करके क्या करें, उसका प्रारूप तैयार करें। प्रारूप क्या करें, प्रारूप बनाएं। और इसी प्रारूप के आधार पर आपको बेनिफिट होगा आपके मेंस में बेहतर उत्तर लिखने पे और उस सब्जेक्ट का रिवीजन करने में, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको ध्यान रखो और इसी बेसिस पे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। मेंस में आपको 3 घंटे एक शिफ्ट में लिखना होता है, यानी आपको एक दिन में 6 घंटे का टाइम होता है। 6 घंटे में आपको 2 पेपर लिखने होते हैं और उसमें सबसे जरूरी होती है आपका जो फॉर्मेटिंग है और दूसरा आपका राइटिंग स्किल और राइटिंग स्पीड, है ना। तभी आप पूरा पेपर वहां लिख पाते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हम आगे बात करेंगे, जैसे मैंने आपसे बात की किसी सब्जेक्ट को, तो मैं इसमें बहुत जो लगता है टफेस्ट सब्जेक्ट है, मैं यहाँ बात करूंगा विश्व इतिहास, है ना। तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास के किसी भी एक रेवोल्यूशन यानी जो भी क्रांति हुई है, उन क्रांति में से किसी भी टॉपिक का क्या करूंगा, प्रारूप तैयार करूंगा आपके सामने। तो उससे क्या कि आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ मिलेगी उसमें कि सब्जेक्ट की या किसी टॉपिक को किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं प्रारूप में, है ना। तो ये चीजें हम आगे करेंगे और तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।